बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉक 7 के साथ में हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे जो अफसोसनाक सानहा रूनुमा हुआ है और घोटकी में 2 ट्रेन्स जो कि आपस में टकराई हैं। पहले एक ट्रेन जो है वो पटरी से उतरी और साथ वाले ट्रैक पर गिर गई और उसके बाद जो दूसरी ट्रेन सर सैयद एक्सप्रेस आ रही थी वो उन बोगियों से टकराई और अब तक की इतलात के मुताबिक 45 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और 100 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी हैं। हुकूमत ने इमदाद का ऐलान ज़रूर कर दिया है मगर इसके साथ साथ एक तहकीकाती कमेटी भी बना दी गई है। ये सूरत हाल क्यों पेश आती है, इस पर सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है, मगर हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में ये जानें कि हक़ाइक़ क्या हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस की क्या सूरत हाल है। सजाद तरीन साहब, आज ये जो अफसोसनाक सानिया पेश आया इसका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे पास। एक बड़ा बुनियादी से सवाल है इस बात से हटके कि ये आज हुआ, इससे पहले हमने देखा 2019 में, 2020 में भी हमें ये ट्रेन हादसा पेश आते रहे हैं। ये इस एरिए में, ये घोटकी, रोड़ी, रहीम यार खान, इस ट्रैक पर अक्सर हादसा जो हैं वो हमें रूनुमा हुए हैं और अभी तक किसी नौयत का काम नहीं हो सका उस पर। देखें नकी साहब, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है जो ट्रेन का हुआ है और हमारे एडिटर साहब हसनैन सैयद ने आज ये पूरी लिस्ट निकाली हुई है। एक 1990 में हादसा हुआ जिसमें कुछ 300 के करीब, 350 के करीब लोग जो है वो गए और फिर उसके बाद 2019 में और फिर इस हुकूमत के दौरान तो 137 के करीब हादसा हुए। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, शायद हमारे नाजरीन के भी इल्म में होगा, एक बस कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसकी बसों के 2-4 एक्सीडेंट हुए हैं और उस पर मोटरवे ने उसको बैन कर दिया है कि जी आप मोटरवे पर अपनी गाड़ियां नहीं चला सकते क्योंकि आपकी बसें जो हैं वो ज़्यादा टकरा रही हैं और लोगों की जानें जा रही हैं। क्या रेलवे की तरफ कोई नहीं तवज्जो दे रहा? और कितने हादसा, और ये जो ज़्यादा हादसात हैं ये सिंध के एरिए में हो रहे हैं। ठीक है जी, आप उठा कर देख लें। मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती ये जो हुकूमत आई है, PTI की हुकूमत, और इस हुकूमत ने कहा था कि हम रियासत मदीना बनाएंगे। आप मुझे बताएं, शेख रशीद साहब के ज़माने में कितने हादसा हुए? आपको याद है, ट्रेन को आग लग गई थी और आग में ज़िंदा लोग जल गए थे। उसमें वज़ीर रेलवे जो जिस तरह सीना तान के सामने आए थे और उन्होंने कहा ये इस तरह होता है, चूल्हे लेके जाते हैं ये। आप मुझे बताएं, किसी महज़ब दुनिया में, किसी महज़ब मुल्क में ऐसा होता है कि मिनिस्टर जो है वो तो बजाय शर्मिंदा होने के, इस्तीफ़ा देने के, कोई ज़िम्मेदारी कबूल करने के कोई नहीं है। हर साल आप रेलवे को उठा के देख लें, हर साल रेलवे में करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन होती है और इस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। रेलवे की जो करप्शन है इस पर भी हम स्टोरी इंशाल्लाह जल्दी लेके आएंगे। हर साल जो है रेलवे में करोड़ों रुपए की करप्शन होती है और जब बात की जाए तो जनाब बात छोटे मुलाजमीन पे डाल दी जाती है, जी कांटे वाले ने ये किया है, फलां ने ये किया है। दुनिया वो कनेक्टर्स नहीं सही जुड़े हुए थे और इस दुनिया में इतनी जिद्दत आ गई है रेलवे के निज़ाम में कि आप कंप्यूटर पर बैठे हर चीज़, जिस तरह आप जहाज़ों को देखते हैं, कौन सी फ़्लाइट कहाँ जा रही है, वो लोग देख रहे हैं, बुकिंग करा रहे हैं सारा। और हमारी बदकिस्मत ये है कि जो 70 साल पहले की अंग्रेज़ जो हमें छोड़ के चले गए थे, अब दे गए थे हमें लाइनें, वही लाइनें हैं। बहुत सारे स्टेशन और बहुत सारी लाइनें ख़त्म हो गई, स्टेशन बंद कर दी, रेलवे की सर्विस नहीं है। जबकि मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में जो रेलवे की सर्विस है वो गरीब आदमी के लिए है, क्योंकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा पैसे हो गए हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा किराए हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो गया वहाँ गरीब आदमी, आम आदमी के लिए सफ़र करना। लोग ट्रेन की तरफ जाते हैं और पाकिस्तान में हमेशा जो है ट्रेन का सफ़र महफूज सफ़र समझा जाता था और अब सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सफ़र वो समझा जा रहा है। इस पर मैं ये समझता हूँ ये भी कुछ नहीं होगा इस हादसे का, जैसे पहले कुछ नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए था कि आज मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है और उसमें इस इशू पर बात हो रही है, उस इशू में प्राइम मिनिस्टर आते और सबसे पहले आके वज़ीर रेलवे को सैक कर देते कि वज़ीर रेलवे को हमने सैक कर दिया है, हमने सेक्रेटरी रेलवे को गिरफ़्तार कर लिया है, हमने चेयरमैन रेलवे को गिरफ़्तार कर लिया है, हमने मुतलका जो वहाँ जो DS वगैरह रेलवे थे, जो डिवीजनल के इंचार्ज थे, सबको गिरफ़्तार कर लिया है। और जनाब ये इंक्वायरी हो रही है और आगे एक टाइम बताते कि जनाब 15 दिन के अंदर
20 दिन के अंदर ये इंक्वायरी होगी और हम इनको निशाना इबरत बना देंगे। ठीक है, लेकिन इसके बरक्स सजाद तरीन साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ये तहकीकाती कमेटी तो बना दी गई 21 ग्रेड अफसर के तहत, लेकिन सूरत हाल ये है, आपने कहा कि शर्मिंदगी होनी चाहिए थी, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी और तहकीकात होनी चाहिए थी। सूरत हाल ये है कि आज फवाद चौधरी साहब के बयानात सामने आ रहे हैं, हुकूमती वज़रा के ये बयानात सामने आ रहे हैं। आज़म सवाती साहब कहते हैं जी इस पे ऑटोमेटिक सिग्नल जो था ट्रैक का वो 2008 से ही नहीं लगा हुआ, तो इसको पहले लगना चाहिए था 2008 से और अब तक नहीं लगा। तो ये 2008 से नहीं लगा, तो आपकी जो हुकूमत आई है उसके बाद शेख रशीद साहब भी रहे हैं, आप भी इस वक्त मिनिस्टर हैं, तो आप लगा देते, चलें 2008 वाले तो करप्ट थे। अच्छा, फिर दूसरी फवाद चौधरी साहब ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये जो साद रफ़ीक साहब वज़ीर रेलवे रहे हैं उनका किया धरा है और हम भुगत रहे हैं। अब साद रफ़ीक साहब ने चूंकि इस्तीफे का मुतालबा किया है तो वो कहते हैं वो किस मुंह से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, उनका किया धरा हम भुगत रहे हैं। ये सूरत हाल है। बजाय मैं आपको ये बताऊं, जब ख्वाजा साद रफ़ीक को रेलवे का वज़ीर बनाया गया तो उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत बेहतर की, सर्विस को बहुत बेहतर की। एक दफ़ा मैंने उनका इंटरव्यू किया और मैंने दर्जनों सवालात उनके ख़िलाफ़ और रेलवे के ख़िलाफ़ किए। जब इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप एक सफ़र ज़रूर करें रेलवे में, किसी भी ट्रेन में आप करें। तो मैंने एक मरतबा नहीं 2-4 मरतबा उनके ज़माने में किया। ट्रेनों में बहुत सफाई, बहुत बेहतर, अच्छी सर्विस, इसमें कोई शक नहीं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने रेलवे में बहुत काम किया। जो काम हुआ है वो मानना चाहिए। ये जो बात की ना फवाद चौधरी साहब ने जी, वो ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये कि आप यकीन करें अगर इनको 1947 में मुल्क मिल जाता और यही टीम अगर होती, इन्होंने कहा था ये अंग्रेज़ों ने काम किया है, ये मुग़लों ने काम किया, अंग्रेज़ों से भी पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले, क्योंकि अकबर के ज़माने का ये मसाइल है, ये तो अकबर के ज़माने के ये मसाइल हैं, क्योंकि मुग़ल हुक्मरान अकबर जो है वो उसके ज़माने का है और उसने ये कर दिया, वो सारा कुछ कर गए हैं। यार ऐसा नहीं होता। आप मुझे बताएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब मुल्क मिला तो मुल्क टूटा हुआ था, ठीक है, बांग्लादेश अलहदा हो चुका था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुल्क टूट गया क्योंकि फ़लाँ ने ये किया तो मुल्क आगे लेके बढ़े। जितनी गवर्नमेंटें आईं उसके बाद फिर बाकी जितनी गवर्नमेंटें आती रहीं, फिर उसके बाद 88 में जमहूरियत बहाल हुई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, फिर मियाँ नवाज़ शरीफ आए, आगे चलते रहे। ये नहीं कि जी क्योंकि फ़लाँ ने किया था तो क्या मतलब ये 2008 पे जिम्मेदारी डाल दी जाए और आज़म सवाती साहब को छोड़ दिया जाए। ये मतलब कि ये क्या बात है इस मुल्क में। हमारे मुल्क में मैं आपको अर्ज़ करूं, जो मसाइल हैं, जो हमारी मुश्किलात हैं, जो गरीब आदमी की मुश्किलात हैं, यही बड़े लोग वो कह रहे हैं 2008 से 18 तक जो काम होना था वो नहीं हुआ। भाई 18 के बाद तो आप तशरीफ़ ले आए हैं। मैं अर्ज़ करूं कि काम हुआ है या नहीं हुआ। देखें, बात ये है नकी साहब के हुआ है या नहीं हुआ, बात यह है कि आप एक ऑफ़िस को कमान कर रहे हैं, आप एक ऑफ़िस के इंचार्ज हैं और जो कुछ नुकसान हुआ उसका ज़िम्मेदार आप हैं। सही, ठीक है। आपने ये नहीं कहना क्योंकि 1970 में नहीं हुआ था लिहाजा उस तक नहीं हुआ था मैं क्या करूँ। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, यही बदकिस्मती है हमारे मुल्क में कि जिस पर ज़िम्मेदारी होती है वो ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करता। और प्राइम मिनिस्टर, मैं तो ये सोच रहा था जब ये हादसे की सुबह मैंने ख़बर देखी मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैं ये सोच रहा था कि आज शाम को क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास है तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ तशरीफ़ लाएंगे और ला के इस हादसे पर पूरी एक रिपोर्ट बात करेंगे, कौम को बताएंगे कि ये हादसा क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या हुई है, और जो लोग इस गफलत का मुजाहरा जिन्होंने किया है, जो इसमें मुलव्वस हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। सर, यहाँ गरीब आदमी को कोई पूछने वाला नहीं है। आप यकीन माने कि ये हादसा रेलवे के जो होते हैं, यहाँ गरीब आदमी सारे सफ़र करते हैं, मज़दूर आदमी सफ़र कर रहे होते हैं और बहुत कम एलीट क्लास और सुपरा एलीट क्लास के लोग करते हैं। और जब भी हादसा होता है जो गरीबों के डब्बे होते हैं उनके, अब मैं आपको अर्ज़ करूँ, एक दफ़ा ये कई साल पहले की बात है, गरीब आदमी को जब पैसे नहीं होते सीट लेने के ना, बर्थ के इजाफी पैसे लिए जाते हैं सीट के अलावा, तो वो टिकट लेके बेचारे लेट जाते हैं नीचे। एक खुशहाल खान जो अपना ट्रेन खुशहाल पेशावर, कराची से पेशावर जाती है, उसके फर्श पे लोग लेटे हुए थे तो उसका रास्ते में फर्श ही ज़मीन पे गिर गया और वो 6-7 लोग जो हैं वो ट्रेन के नीचे आ गए। आप मुझे ये बताएं कि दुनिया के किसी मुअज़्ज़म मुल्क में ऐसा होता है? और ये बात कह देना कि जी वो हुआ, ये मैं समझता हूँ कि वो एक ज़िम्मेदारी कबूल ना करने का एक बहाना मिला हुआ है पाकिस्तान में लोगों को। इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और ये इंक्वायरी इस तरह नहीं होनी चाहिए कि जी ये सेक्रेटरी भी मौजूद रहेगा, इंक्वायरी होगी, चेयरमैन रेलवे भी मौजूद रहेगा, इनको गिरफ्तार होना चाहिए और आज़म सवाती को आज खुद रिज़ाइन कर देना चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, पाकिस्तान में जो DMG ग्रुप है और जो अफसरान हैं,
वो इनके अपने अपने ग्रुप और अपनी अपनी लॉबीज़ बनी हुई हैं। कोई अफसर जो है वो किसी दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराता नहीं। जितनी मर्जी हैं, आप बड़े बड़े हादसों की आप रिपोर्टें निकाल के देख लें, वो अपने लोगों को बचा लेते हैं। लिहाजा ये फौरी तौर पर एक अदालती कमीशन बनना चाहिए, उस कमीशन के तहत ये इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले सेक्रेटरी रेलवे, चेयरमैन रेलवे, मुतलका जो DS डिविजनल इंचार्ज रेलवे के, वो सारे अफसरान को गिरफ़्तार कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद इस हादसे की इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लोग इसमें जान भाग हो गए हैं, जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, उन लोगों की माली इमदाद होनी चाहिए, गरीब लोगों की माली इमदाद होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे घराने, नकी साहब, बहुत सारे ऐसे घराने होंगे जिनके लोग जो हैं वो उनके वहाँ बैठे हुए होंगे और वो मजदूरी करने कराची जा रहे होंगे और वो अपने घर के वाहिद कफील होंगे और बहुत जुल्म हुआ है उनके साथ। और इस पर हुकूमत की जानिब से ये कह दे देना कि जी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ज़िम्मेदार हैं या फ़लाँ ज़िम्मेदार हैं, ये उससे ज़्यादा अफसोसनाक है, बल्कि ये उनके ज़ख्मों पर नमक पाशी वाली बात है कि आप ये बात कर रहे हैं। मैं से ये समझता हूँ कि आज़म सवाती ज़िम्मेदार है, आज़म सवाती को रिज़ाइन करना चाहिए और सेक्रेटरी रेलवे और बाकी चेयरमैन रेलवे को गिरफ़्तार करना चाहिए। इसके अलावा कोई हल नहीं। इनकी मौजूदगी में कोई इंक्वायरी होगी तो आप यकीन माने ये सारी की सारी इंक्वायरी जो है वो छोटे मुलाजमीन पर डाल दी जाएगी और इसका कुछ नहीं होगा। और एक छोटी सी बात में, शेख रशीद साहब यहाँ बड़े नारे लगाते थे, मैं ये रेलवे में कर दूंगा, मैं ये रेलवे में कर दूंगा। उनके ज़माने में कितने हादसा हुए हैं। ये कोई ऐसा आदमी रेलवे का मिनिस्टर बनाना चाहिए जो रेलवे की तरफ तवज्जो दे, ना कि सियासत करे और ना खुशामद करे। वो दरबारी किस्म का बंदा ना हो, तो ML1 का सब कह रहे हैं आप करें। तो ताकि देखिए जब तक वो नहीं आता तो क्या हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दें। और फिर इसके साथ ये सवालात, कुछ और सवालात हैं जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने उठाए हैं इस हुकूमत से, और चूंकि वो खुद रेलवे मिनिस्टर रहे हैं तो वो मामलात को जानते हैं। और इसके साथ साथ एक मरासला भी सामने आया है इसी ट्रैक की बहाली के हवाले से। DS रेलवे जो है सखर का, उसकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है, चीफ इंजीनियर के भी स्टेटमेंट सामने है। इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, जिक्र कर रहे हैं आज के अफसोसनाक सानिया का, जो कि रेलवे का हादसा पेश आया है ट्रेन का, और दो ट्रेनें जो हैं वो फिर आपस में टकराई हैं। पहले एक बोगियाँ उतर गई पटरी से, और उसके बाद दूसरी ट्रेन जो है सर सैयद एक्सप्रेस वो टकरा गई है, और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ। हम सजाद तरीन साहब ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे कि इस हुकूमत ने और एक दूसरे पर जो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला है, आपके इल्म में है कि चीफ इंजीनियर का ये बयान सामने आया कि इससे पहले उसने इस ट्रैक की बहाली के हवाले से मुताल्लिका हुकाम को ख़त लिखा था कि इसको ठीक किया जाए। फिर DS रेलवे जो है वो ये कहते हैं कि जनाब हमने कोई 2-2.5 करोड़ का फ़ंड मांगा था और हमें कोई 20 लाख रुपए दिए गए, और उन्होंने ये बात की कि जब ख़र्चा 100 रुपये हो और मिले 1 रुपया तो फिर उसमें कैसे जो है वो मामला ठीक किए जा सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट सामने आ रही है मुताल्लिका लोगों की कि मरासला है, ख़त लिखा गया, ऊपर से फ़लाँ ने कुछ नहीं किया, उसके बाद हमें फ़ंड नहीं मिले, इसको आप कितनी हद तक जस्टिफाइड देखते हैं? आपका तजर्बा है कि ये उसके बाद नीचे के जो अफसरान हैं वो फिर पूरी ऊपर तक जो है वो एक स्टेटमेंट का सिलसिला शुरू हो जाता है, दलाइल सामने आना शुरू हो जाते हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, जब भी कोई हादसा होता है तो इस किस्म के लेटर, इस किस्म की चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं कि जी फ़लाँ काम नहीं हुआ, तो हमने तो ये कहा हुआ था, हमें बजट नहीं मिला और फ़लाँ। एक दफ़ा इसी हादसे पर, ये जो हादसा हुआ है, इस पर सिर्फ 10 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाए और उनको बंद कर दिया जाए जेल में, और फिर इंक्वायरी की जाए। आप देखें रेलवे के तमाम अफसरान सीधे होते हैं कि नहीं होते। कोई अफसर अपने एयर कंडीशन कमरे से बाहर नहीं निकलता, वो वहाँ बैठे रहते हैं अपने रेलवे में, अपने और अपने ख़ानदान को रेलवे के मकान भी मिले हुए हैं इनको, और रेलवे की सहूलतें भी मिली हुई हैं, सफ़री सहूलतें भी इनको मिली हुई हैं, और इनको कोई परवाह नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। जो लूट मार का बाज़ार है वो एक अलग दास्तान है, वो मतलब कभी उस पर प्रोग्राम करें तो फिर ये जो अफसरान हैं रेलवे के, बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं मौजूदा भी जो रिटायर, वो उनके पास डुअल नेशनलिटी हैं। किसी के पास कनाडा की है, किसी के पास अमेरिका की है, किसी के पास बरतानिया की है। इस पे हम एक प्रोग्राम करेंगे अगले 2 रोज़ में। मैं ये भी बताऊंगा कि नेशनल हाईवे में कितने अफसरान हैं जिनके पास डुअल नेशनलिटी हैं, और वो किस तरह अपने जो पैसा कमाते हैं वो किस तरह वहाँ बाहर भेजते हैं, और किस तरह उनके बच्चे जो हैं अमेरिका में पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये नेशनल हाईवे पे भी मैं करूँगा, रेलवे पे भी मैं वो कर रहा हूँ। तो ये सर जी मैं आपको बात करूँ कि इनको कोई परवाह नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए
चाहिए। अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ अपना ये जो पब्लिक का तवज्जो हो गई है, इनकी तरफ मीडिया की तवज्जो हो गई है और एक जवाज़ तलाश किए जा रहे हैं कि मैंने तो ये किया था जी, मैंने वहाँ फलां किया था। इन लोगों का हाल ये है, बहुत बड़ी तादाद पर रेलवे में तब्दीलियों की ज़रूरत है, बहुत बड़ी तादाद में रेलवे में जो करप्ट अफसरान बैठे हुए हैं उनको निकालने की ज़रूरत है। और हिसाब दिया जाए इससे पहले जो फंडिंग आई है उस पर क्या कुछ कहाँ किया है, और ये इतनी फंडिंग होती है, वो जो हर साल रेलवे का बजट होता है वो कहाँ जाता है। और फिर इस बात का भी जायज़ा लेना चाहिए कि आखिर वो क्या वजूहत हैं कि रेलवे ट्रैक को कम किया जा रहा है, रेलवे की बहुत सारी जो जगहों पर रेल की सर्विस थी वो बंद की जा रही है, जो गरीब आदमी की सर्विस थी, और उसकी जगह जनाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो वो की जा रही है। ये सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पे शेख रशीद साहब की भी एक स्टेटमेंट सजात तरीन साहब सामने आ चुकी है। वो कहते हैं कि ये ट्रैक बड़े अरसे से ख़राब है, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड देखते हैं हादसात का तो ज़्यादातर हादसात इसी ट्रैक पर जो है वो पेश आए हैं। तो रहीम यार खान से लेकर रोड़ी और आगे कराची तक ये दरमियानी सवाल ये है कि वो ये कहते हैं, शेख रशीद साहब खुद वज़ीर रेलवे हैं, कि ML1 मंसूबा जो है उसको देखना चाहिए था और मौजूदा मिनिस्टर को सबसे पहले तो उस जानब तवज्जो देनी चाहिए, जो ट्रैक ख़राब है उसको इमरजेंसी बुनियाद पर ठीक करना चाहिए था। तो ये फिर एक दूसरे पर भी ये बातें हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि शेख रशीद साहब को तो बहुत पहले जो है ना, बहुत पहले उनको काबीना से फारग कर देना चाहिए था, जब वो रहीम यार खान में एक वाक़या हुआ था, जिंदा लोग जल गए थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो हमें तो रियासत मदीना कहते रह गए, हमें बताते रह गए हम तब्दीलियाँ करेंगे, लोग भी खुश हुए कि ये करप्शन ख़त्म हो जाएगी, लोगों का हर आदमी का जो है वो एहतसाब होगा, वज़ीरों का भी एहतसाब होगा। आप मुझे बताएं कौन सा एहतसाब हो रहा है? वो सिवाय नवाज शरीफ और प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी के अलावा कौन सा एहतसाब कर रहे हैं, और क्या अपनी कैबिनेट के लोगों को क्या कर रहे हैं? किसी के खिलाफ कुछ हो रहा है? वो जहांगीर तरीन का भी बस शोर मचा हुआ है, ऐसे ही चल रहा है, कुछ सूरत हाल तो नहीं बन रही ना। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि ये जो मिनिस्टर आज शेख रशीद साहब को आज जो बातें याद आ रही हैं, जब ये रेलवे मिनिस्टर थे उस वक्त इनको याद नहीं, इनके सबसे ज़्यादा हादसे इनके उस दौर में जब ये वज़ीर थे। तो ये एक दूसरे पर जिम्मेदारी जो है डालने का पाकिस्तान में एक, मैं समझता हूँ एक रवायत पड़ी हुई है कि आपने जिम्मेदारी मेरे पे डाल दी, मैंने आप पे डाल दी, आपने उस किसी और पे डाल दी। ये ख़त्म होना चाहिए। ये उसी सूरत में ख़त्म हो सकता है जब पहले ऊपर के 8-10 लोग जो हैं उनको हटा दिया जाए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और दूसरी एक इंक्वायरी की जाए, और इंक्वायरी जल्दी की जाए ताकि वो इंक्वायरी सामने आए और जिन लोगों ने ये गफलत का मुजाहरा किया, एक हादसे की लोगों को सज़ा मिल जाए। आप यकीन माने उसके बाद सब लोग ठीक हो जाएंगे, तो सूरत हाल जो बेहतर हो जाएगी। हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब वक्त देने का। मुला साहब जानना चाहेंगे, आज ये वाक़या हुआ, इससे पहले भी वाक़यात होते रहे, लेकिन उस पर कौमी असम्बली में भी बहस हुई। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमतों की कारकर्दगी है, इसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना है और हम ठीक नहीं कर पा रहे। क्या मौक़िफ़ है आपका? बात का ठीक करती है तो वो ठीक नहीं कर पा रहे, बावजूद 1000 दिन और जो कमी बजाय और आज क्या है बद इंतजाम मैनेजमेंट का और अपने मुकाबलात। सराज साहब आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं, ऑडियो जो है वो ठीक नहीं आ रही, आवाज़ में कहीं डिस्टॉर्शन आ रही है। लेकिन हम सिराजुल हक साहब से दोबारा जैसे रब्ता होता है उनसे ये सवाल दोबारा भी करते हैं, उनका मौक़िफ़ जानते हैं। तो इस पर तो हर एक शख्स यही कहेगा मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल ये है कि मौजूदा हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमत पर जो डाली जा रही है। सजात तरीन साहब, कोई ऐसा वाक़या हो जाए, महंगाई की बात हो जाए, वज़ीर आज़म से लेकर पूरी सफ़ वज़रा की एक ही बात करती है, गुज़िश्ता हुकूमतों की कारकर्दगी है, हमें मुश्किलात का सामना है, हम ठीक कर रहे हैं। और आपको आपके इल्म है, हमाद अज़हर साहब तो ये भी कह चुके हैं कि जनाब हम हमें आइंदा 5 साल मिलेंगे, हम उसमें भी बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे और फिर आप देखेंगे कि मुल्क कहाँ चला जाता है। वो तो आगे की ज़मानत भी ले चुके हुए हैं। अच्छा, ये आइंदा 5 साल वाली जो है ना, ये हर जो भी हुक्मरान मौजूद होते हैं वो यही चाहते हैं कि हम आइंदा 5 साल भी रहेंगे। किसी सर सॉरी टू कट यू, सिराजुल हक साहब से रब्ता बहाल हो गया है। मौलाना साहब वही सवाल है आपके सामने रखेंगे, आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा था, आप अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, हेलो जी 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 सिराजुल हक साहब बोलिए। मैं अर्ज में करना चाहता हूँ, ये पहला वाक़या नहीं है, ये वाक़यात का तसलसल है। आपको याद होगा आग लगने की तरफ तबलीगी जमात 80 से ज्यादा लोग आदमी जल्द में पहुंच हुए थे और उस वक्त से ज्यादा जख्म। इस तरह कराची
हादसा बहुत सारे लोग जो है शहीद हो गए। तो ये एक तसलसल है और वजारत इस वक्त बिल्कुल एक बन गई है आम के लिए। ये गरीबों की सवारी में लाखों लोग इस पे रोज सवारी, लेकिन जितना ये अहम इदारे है उतना ही ये गैर अहम बनाया है। रिस्क मैनेजमेंट है, बस इंतजामी है, करप्शन है, मनमानी है और लोग अफसरान तब्दील होते हैं और कोई जिम्मेदार भी नहीं है। तो देखते हैं आज भी फवाद साहब ने 3 साल पुरानी हुकूमत को जिम्मेदार कहते और पुरानी हुकूमत से पहले की उनको जिम्मेदार कह जाती थी और 5 साल बाद की बात करेंगे कि इसकी जिम्मेदारी पुरानी हुकूमतों पर है। मैं समझता हूँ कि अगर आज भी हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहरा कर ले, अपनी जिम्मेदारी को कबूल कर ले, एहतियाती जुर्म कर ले, इस्तीफा दे दे, कम अज कम वजीफे रेलवे और सेक्रेटरी रेलवे सही सब तमाम को यकीन ही जाएगा कि हुकूमत संजीदा है, एहतियाम है और तब्दीली है। जी सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त और हमसे गुफ्तगू की। सिराजुल हक साहब, यही मौक़िफ़ है कि ये मौजूदा जो वज़ीर हैं अगर वो इस्तीफ़ा दे दें, ये बात ठीक है कि तसलसल है वाक़यात का। रेलवे का जो हम महकमा हम देखते चले आ रहे हैं और ये जो शोबा है इसमें सफ़ेद हाथी का बार बार इसका इस्तिलाह इस्तेमाल होती रही इस डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन मौजूदा हुकूमत तो करप्शन के ख़िलाफ़ नारा लगा के आई थी ना, वो तसलसल तो आपके सामने था। तो अब कम से कम ये तो करें कि आप इस्तीफ़ा दे दें, कुछ एतराफ़ जुर्म कर लें कि जनाब हमसे कुछ नहीं हो पाया, हम आए, हम ये वादा करके गए थे। ये मौक़िफ़ जमात इस्लामी का भी सामने आया, मेरे ख्याल में जायज़ मौक़िफ़ है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस हुकूमत के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 136 दिन वो डी चौक पे खड़े होकर जो भाषण देते रहे उन पर अमल ही नहीं हो रहा। ठीक है जी, ये कह रहे थे कि हम रियासत मदीना के मॉडल पर बनाने जाएंगे। आप मुझे बताएं कि रियासत मदीना में ये तसव्वुर किया जा सकता है कि इस किस्म की सूरत हाल हो और वहाँ जनाब हुक्मरान जो हैं वो बैठे रहें? भाई कोई इंसाफ का कोई तो तरीका होना चाहिए ना, इनको कुछ तो होना चाहिए कि भाई ये आप ज़िम्मेदार हैं, आप वज़ीर रेलवे हैं, आप उनको बुलाएं और उन्हें कहें बराए मेहरबानी आप रिज़ाइन दे के चले जाएं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कौमी असम्बली में आकर बयान ना देना और उनकी जगह फवाद चौधरी साहब ने, और वो भी फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, इस हुकूमत में बड़े रोशन ख्याल और प्रोग्रेसिव आदमी हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जो तकरीर की और जिस तरह अपोजिशन पर उन्होंने बात की, अपोजिशन ने उसी तरह फिर आगे रिएक्शन दिखाया, एक हंगामा हो गया, वो नशिस्तों पर खड़े हो गए, शोर मचाया गया। इस तरह की सूरत हाल से कौम की रहनुमाई क्या हो रही है आप मुझे बताएं। ये सारे एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसमें जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, जिनके वालिदैन चले गए हैं, किसी का बाप गया होगा, किसी का भाई गया होगा, किसी का शौहर गया होगा, उनके साथ क्या गुजरेगी, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरेंगी, उनके लिए इन्होंने क्या किया हुआ है। आप यकीन माने कि मेरी वहाँ बात हो रही थी मुख्तलिफ़ लोगों से, मीडिया के लोगों से भी और बाकी लोगों से, वहाँ लोग तड़पते रहे हैं जब जिस वक्त हादसा हुआ है, चीखें मारते रहे हैं। और वहाँ हुआ क्या है जनाब, फिर हम बात करते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम बड़े ये हैं। जनाब उस हादसे के बाद वहाँ इर्द गिर्द के लोग आए हैं, उन्होंने वहाँ पर जो लोगों के बैग सामान और चीज़ें थी उनमें उन्होंने लूट मार का एक बाज़ार गर्म किया हुआ था। कई लोगों के सामान वहाँ से उठा के ले गए, कई चीज़ें ले गए। मुख्तलिफ मीडिया के मेरे लोगों से आज उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा एक तो वहाँ रात को चीखो पुकार थी, बहुत सुबह का टाइम था, 3-4 का वक्त था, वो उस वक्त चीखो पुकार थी और लोगों ने जैसे सुना आके वहाँ लोगों ने वारदातें शुरू कर दी, बजाय इसके कि वो उनकी कोई हेल्प करते, उनका कोई छोटा सा कोई मसला हल करते, वो नहीं हुआ। फिर हम कहते हैं जी हम क्योंकि मुसलमान हैं और हम ये हैं और हम वो हैं, अखलाक की पस्ती का शिकार जो है वो एक जानिब हमारी सोसाइटी है। मैं यही इमरान खान साहब कहते थे ये ऊपर से नीचे आता है ना, ये जो रवैया होता है वो ऊपर से नीचे आता है। तो फिर आज हम क्या आप ये देखें कि हर साल कितने लोग हज पर जाते हैं, उसका इम्पैक्ट आपने नीचे देखा है। रमज़ान में 27, 25, 26 रमज़ान तक ताजर जो हैं इस मरतबा उनको ज़रा मौका कम मिला है, वो लूट मार और रेट बढ़ाते हैं और फिर उसके बाद उम्रे पे चले जाते हैं। यार उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है नीचे? सही, बिल्कुल सही है। ये उसी नौइयत के वाक़यात है। ये एक और पहलू है मेरे ख्याल में जिस जानिब हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। नाज़रीन इस पर भी बात करेंगे और फिर कोरोना का सूरत हाल का भी जिक्र करेंगे। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिक्र कर रहे हैं एक तो ट्रेन हादसा जो पेश आया आज सुबह और इसके साथ साथ कोरोना की सूरत हाल का भी जिक्र करेंगे। यात्री साहब इस इशू पर जो हमने ट्रेन के हादसात का जिक्र कर रहे थे हम,
इस पर मेरा एक सवाल है, जैसे आप भी, सिराजुल हक साहब आए, उन्होंने भी ये जिक्र किया, उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे आज़म सवाती साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए, एतराफ़ जुर्म करना चाहिए कि हमने वादा किया था, हम ठीक नहीं कर पाए मामलात को, चलें गुज़िश्ता हुकूमतें तो जो कर चुकी उनको तो अब हमने रिजेक्ट कर दिया, अब आपकी बारी थी। लेकिन इसके साथ हम देखते हैं कि आपको पता है वो NHA वाला एक मामला सामने आया था और फिर वो अटक तक ट्रैक का मामला था सड़क का, तो उसमें रिंग रोड का मामला था और उसमें जुल्फी बुखारी साहब रिज़ाइन कर गए थे क्योंकि उनके ननियाल का कोई नाम आ रहा था, उनका नाम आ रहा था, तो उन्होंने अज खुद रिज़ाइन कर दिया और उस पर वज़ीर आज़म साहब ने उसको अप्रिशिएट किया और ये ज़ाहिर है कोर वर्कर्स हैं PTI के। लेकिन जब हम इधर वाक़यात की बात करते हैं, शेख रशीद साहब रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने कभी रिज़ाइन नहीं किया बल्कि उनको एक और मिनिस्ट्री दे दी गई। आज़म सवाती साहब हैं, क्या ये वो तबका जो दीगर जमातों से आए हुए हैं, क्या वो हावी हैं वज़ीर आज़म साहब पर और अपने लोग जो है वो रिज़ाइन कर जाते हैं और उनकी पॉलिसी को मानते हैं और दीगर नहीं मानते, या वो बेबस हैं वज़ीर आज़म साहब? क्या मामला क्या है? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, पहली बात यह है जो जुल्फ़ी बुखारी साहब और रिंग रोड वाली आपने बात की, मैं समझता हूँ कि वो जुल्फ़ी बुखारी साहब का किसी इंक्वायरी में कोई नाम नहीं था, लेकिन उनके रिश्तेदारों का और ननियाल का था, तो उन्होंने कहा ठीक है जी मैं छोड़ देता हूँ, आप इंक्वायरी कराएं। ये तरीका यही है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते थे कि जिस पर इल्ज़ाम हो ठीक है जी, उन्होंने कहा जी इंक्वायरी करा लें जी, जो भी इंक्वायरी होगी उसका बिल्कुल वैलिड बात। अब आप मुझे बताएं, जो आपने बात की मतलब थोड़े से पर्दे में बात की आपने, सर बात यह है कि ये जितने मिनिस्टर दूसरी जमातों से लाए गए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ हर जमात में इसी वारदात के लिए आते हैं। ये वारदात ये हैं, ये हर जमात जो है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, PTI हो, ये एक वारदातियों का एक ग्रुप है जो हर जमात में आता है और सिर्फ इसीलिए आके काम करता है अपना, और फिर अगली हुकूमत जो आती है उसमें चले जाते हैं और पिछली को कहते हैं ये चोर हैं। अब आप ये देखें, इस हुकूमत में जो अहम मिनिस्ट्रियों पर लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे या नून लीग में रहें या पीपल्स पार्टी में रहें, ठीक है जी। नहीं, वज़ीर आज़म साहब, इमरान खान साहब तो कहते थे कि लोटों की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे और हमारे पास 22 साल की स्ट्रगल है, हमारे पास तो टीम अपनी मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो जो कुछ कहते नहीं हैं, किसी एक बात पर अमल किया। असद उमर साहब के बारे में वो क्या कहते थे, इश्तिहार बनाया हुआ था कि असद उमर ये कह रहे हैं, असद उमर ये कह रहे हैं, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे नाकाम वज़ीर ख़जाना भी ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने उनको बनाया और उनको हटाया, और फिर वही पीपल्स पार्टी के ही लोग आए जो हफीज़ शेख साहब थे। अभी तरीन साहब आए तो तरीन साहब भी तो पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं ना। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जिस तरह का माहौल मिला था और जिस तरह की सूरत हाल इनके पास थी, जैसे इदारे सारे एक पेज पर थे, बदकिस्मती ये है कि इनके पास कोई टीम नहीं थी, कोई इनके पास बासलाहियत आदमी नहीं है, सारे लोग नलायक और नलायकों की एक दास्तान है यहाँ पर, ठीक है जी। और जो दूसरी पार्टियों से लाए गए हैं PTI में, जिसमें शेख रशीद साहब भी शामिल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप शेख रशीद साहब को वज़ीर आज़म साहब भी रिजाइन मांग रहे हैं आज आप साहब, वो तो वारदात हो गई ना। अब वो सर वो बहुत ताकतवर लोग हैं, मतलब ताकतवर लोग हैं, वो इस तरह नहीं उनसे इस्तीफा लिया जा सकता। वो उनको जो वजीर बनाते हैं सिर्फ जुल्फी बुखारी से लिया जा सकता, जुल्फी बुखारी से। ठीक है, ये बात वाज़ेह हो गई मेरे ख्याल में, आप भी समझ रहे हैं तो सबको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतनी भी निकम्मी नहीं है सियासत तरीन साहब ये हुकूमत। मतलब हम जब कोरोना की सूरत हाल को देखते हैं, एक तो सबसे पहले ये खुशखबरी है पूरी कौम के लिए, हम सब के लिए, कि बतदरीज कमी आ रही है कोरोना के केसेस में और शरह जो है वो कम हो रही है, और फिर जैसे जैसे वैक्सीनेशन होती जा रही है मामलात जो ठीक होते जा रहे हैं, मामूलात ज़िंदगी बहाल हो रहे हैं। ये खुशखबरी है पूरी कौम के लिए, हम सब के लिए, और इसका क्रेडिट हुकूमत को भी जाता है यकीनी तौर पर। तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही निकम्मी है ये वाक़या, या इस नौयत का जब सूरत हाल पेश आई है हुकूमत को तो उन्होंने बहरहाल कंट्रोल किया है उसको, स्मार्ट लॉकडाउन। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ईद से पहले जो हुकूमत ने इक़दाम किए ना, वो इक़दाम बहुत अच्छे थे। मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है हुकूमत को मुखालफत का सामना तो करना पड़ा, बहुत सारे लोगों ने तनकीद की, ख़ास तौर पर हमारी ताजर बिरादरी जो है वो, क्योंकि उनको तो लूट मार का वो मौका मिलता है। दुनिया भर में जब 25 दिसंबर हो, नया साल हो, कोई उनका त्यौहार आए गैर मुस्लिमों का, तो वहाँ सेलें लग जाती हैं, महंगी चीज़ें भी सस्ती हो जाती हैं। और यार हम मुसलमान हैं और हम बड़ा सबसे ज़्यादा महंगाई रमज़ान में होती है, और सबसे ज़्यादा महंगाई, और ईद पर और एक महंगाई, और सबसे ज़्यादा 2 नंबरी जी। आप खजूरें उठा के देख लें, उसमें 2 नंबरी। आप ये जो पकोड़े बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, आप वो उठा के देख लें, इंतहाई गंदा तेल और इंतहाई बुरी हालत में, जितना है वो मार्केट में आ जाता है और महंगे दामों में बेचा जाता है, महंगे दामों में बेचा जाता है। और फिर हम कहते हैं कि जी हम तो उम्रे पे जा रहे हैं,
यार ये देखें, मैं कई साल से ये सोच रहा हूँ, कई साल से मैं सोच रहा हूँ कि हर साल लाखों लोग हज पे जाते हैं, उसका इम्पैक्ट यहाँ क्यों नहीं पड़ता है समाज पे। बुराइयां तो उसी तरह बढ़ रही हैं, करप्शन उसी तरह, मिलावट उसी तरह। हज़ारों लीटर डेली दूध पाकिस्तान में जो है वो तो फ़रोख्त होता है, जिसमें मिलावट, जिसमें कोई पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल दी जाती हैं। इंसानी सेहत के हवाले से कोई आदमी जो है वो उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। खाने पीने की चीज़ें आप देख लें, आप यहाँ गोश्त देख लें कि जानवरों को जब ज़िबा किया जाता है उसके बाद उनको पानी में डाल दिया जाता है धोने के लिए, अपनी तरफ से साफ करने के लिए, ताकि पानी भर जाए और वो उसमें जितनी दो नंबरियां वो की जाती हैं। सर एक रिपोर्ट है मुझे जो है ना कि अभी सामने आई, हसनैन सैयद साहब ने ये फिगर्स दिए हैं और उनका ये कहना है कि 2019 की जो रिपोर्ट है, सर्वे है, उसमें हज व उम्रा पर हम दूसरे नंबर पर हैं और जो ईमानदारी है उसमें 17वें नंबर पर है। अब ये मतलब ये 2019 की एक रिपोर्ट ये जो आप ठीक है 170 सॉरी 117वें नंबर पर। आप तो अभी जो बात आपको कान में हसनैन सैयद साहब ने बताई है, अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि हज और उम्रे पे हम जा रहे हैं, बहुत टॉप पर जा रहे हैं, ठीक है, दूसरे नंबर पर हैं, और बदनुवानी, बद किरदारी और उसमें करप्शन, लूट मार, 2 नंबरियों में हम किस नंबर पर पहुंचे? जी बिल्कुल सही है। तो मैं ये अर्ज करूं हम टॉप पे हैं सर, टॉप पर हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते थे कि हम आएंगे, इनको सीधा करेंगे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये करप्शन है, ये सब। यार आप मुझे बताएं, कभी कोई कौम जो है वो खैराती इदारों से भी आगे बढ़ी है? आपने ये जो दस्तरखान बना दिए और आपने पनाहगाहें बना दी, इससे कोई कौम आगे जाएगी? आप यकीन माने, मुझे अभी चंद रोज़ पहले मुल्तान जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ, वहाँ पर जो इन्होंने एक दस्तरखान सेंटर बनाया हुआ है, मुल्तान के जो मुल्तान का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का अड्डा है, उस अड्डे पे जो बनाया गया है, उससे आप कम अज़ कम 10 फुट 12 फुट दूर खड़े हो तो आपको बदबू आ रही होगी। वहाँ लोगों को खाना दिया सर, आप हर जगह पे मुझे ये बताएं, खुद इमरान खान जाए, ये हमारे अपने रवैये भी तो हैं सजाद तरीन सर। आप मुझे बता दें नकी साहब, आप मेरी बात सुनिए, नकी साहब आप पढ़े लिखे आदमी और चीज़ों को बहुत गौर से देखते और पढ़ते हैं, आप मुझे बता दें कि सजाद तरीन साहब दुनिया में फलां मुल्क है उसने पनाहगाहों से तरक्की की है या उसने यतीम खाने बनाने से तरक्की की है? वो तो सर यहाँ पे चल रहा है ना, वो तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी बना, गरीब आदमी के लिए कुछ तो बना ना। लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो और चीज़ है, वो पनाहगाहें नहीं है, वो लोगों को एक रिस्पेक्ट, इज्जत से उनके घरों में जाकर उनको पैसे मिलते थे और वहाँ पर बहुत जो गरीब लोग थे जिनकी मदद नहीं की जा रही थी, वो खामोशी से एक सिस्टम पे किया जाता था। इन्होंने आके उसका नाम चेंज कर दिया, सास प्रोग्राम रख दिया, उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट और अपने कारकुन और बहुत सारी चीज़ें वो कर ली। लेकिन ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सानिया निश्तर साहिबा ने इस पर बहुत काम किया है। मैं समझता हूँ ये क्रेडिट उनको जाना चाहिए, इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं समझता हूँ उन्होंने बस बहुत काम किया है और ये उनको क्रेडिट जाता है। लेकिन यार ये बाकी जो 2 नंबरियाँ हो रही हैं उस पर तो कुछ, तो फिर उसका इम्पैक्ट आना चाहिए, ऊपर से नीचे वाला इम्पैक्ट जो है वो आना बहुत ज़रूरी है। नज़ीर के साथ ही एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।